नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स प्राइड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। इससे पहले हम 7 नगरों को देख चुके हैं और उसको हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ा था उसके बारे में। वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी के आधार पर हमने उस टॉपिक को पढ़ा था। अब आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनके बारे में कभी कभार पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर स्थित हैं, या फिर नदी दे दिया जाएगा, स्थल दे दिया जाएगा, उनको मिलाना रहता है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो हम उन स्थलों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उसकी विशेषताओं को हम देखेंगे, जैसे उसका नगर नियोजन, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष को पढ़ेंगे। इसके बाद ये हमारा टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे वैदिक संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को हम पढ़ेंगे उसमें हम, और वैदिक सभ्यता में हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को। तो आइए हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को। इससे पहले हमने जिन स्थलों को पढ़ा था उसमें हमने देखा था हड़प्पा को, मोहनजोदाड़ो को देखा था, लोथल को देखा था, बनवाली को देखा था, राखीगढ़ी को देखा था और कालीबंगा को देखा था। कालीबंगा के बाद फिर हमने चनहूदड़ों को देखा था। ये सात नगर थे जो बहुत ही परिपक्व अवस्था में हड़प्पा के स्थलों जो उत्खनन में पाए गए थे, और उनके बारे में जो जानकारी थी उसके आधार पर हम इसको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और जो 90% क्वेश्चन जो आते हैं इसी उन्हीं नगरों से आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन जो स्थल हैं, ये स्थल सिर्फ इसलिए पूछे जाएंगे कहाँ स्थित है, या मैप पे दे दिया जाएगा कहाँ पर ये अवस्थित है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मैप पे हमने दे रखा है उसको, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा स्थल कहाँ पर है। इसका हमने आगे का अक्षर लिया है, क्योंकि इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो इसमें समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हमने पहला लेटर लिया है। जैसे रोपण है, रंगपुर है, लोथल है, सुरकोटना है, भक्ताराव है, दहमाबाद है, देसलपुर है, आलादीनो है, और सुतका को है, सुतका गेंडोर है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले यहाँ पे सिंधु नदी बहती है। उसके बाद ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के बारे में बता दूं यहाँ पर 2 ही स्थल पाए गए थे, सुरतागोई और मुंडीगाल। लेकिन ये हड़प्पा के उसमें नहीं आता है। जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से इसको नहीं जोड़ा जाता। इस वजह से हम सिंधु घाटी इन 2 स्थलों को हम सिर्फ इतना याद रखा है कि यहाँ पर सुरतागोई और मुंडीगांव 2 स्थल हैं, और यहाँ पे नहरों के साथ मिलते हैं, बस इतना ही। बाकी हम इन स्थलों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इनको देखते हैं। तो जैसा कि हम अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में देखेंगे, सबसे पहले आता है चेनाब नदी पर मांडा है, जो कश्मीर में है, सबसे उत्तरी स्थल माना गया है। मांडा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये करंट के टॉपिक में आजकल ये पूछा जा सकता है। अगर कोई चीज़ करंट में रहता है तो उसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और आजकल जो एक टनल की खुदाई की गई है अभी हाल फिलहाल में मांडा के आसपास ही है। उससे पहले पीर पंजाल पर्वत में एक टनल बनाई गई थी। हाल फिलहाल में एक टनल बन रही है उसके आसपास, और वो 12 किलोमीटर, अराउंड 12 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के आसपास लंबी, सबसे लंबी टनल है। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मांडा से, तो इसलिए मांडा को याद रखना है। मांडा उत्तरी पीर पंजाल पर्वत के तराई में स्थित है, और इसको पंजाब पुरातत्व विभाग ने खोजा था। ये सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। जो ये स्थल है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। ये यहाँ पे हमने देखा था सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर था। यहाँ पे मांडा था, और यहाँ पे आलमगीरपुर था। ये आलमगीरपुर है, यहाँ पे यमुना नदी की सहारे खिंडर नदी पे है। उसके बाद फिर ये दहमाबाद है जो प्रवरा नदी के तट पर है। तो ये चीज है, और इस वजह से इसको, अब ये स्थल इतना बड़ा था, इस वजह से इसको पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी बोला था। उनका मानना था कि जो पश्चिमी ये वाला हिस्सा है ये मोहनजोदड़ो के उसमें आता है, और ये हड़प्पा जो है इस हिस्से की राजधानी थी। तो कुछ ऐसा ही उन्होंने डिवाइड किया था। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, बस इतना है कि किसने कहा था। तो पिग्गट ने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संयुक्त राजधानी है।
तो जो स्थल है, सबसे पहला स्थल आता है यहाँ पे हम देखेंगे चिनाब, जो मांडा कश्मीर सबसे उत्तरी स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्थल। यहाँ पर हाल फिलहाल पीर पंजाल में एक टनल बनी थी, उसके बाद फिर एक टनल बन रही है जो अभी न्यूज में थी, इस करंट में थी, जब हम करंट को देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मांडा कश्मीर सबसे उत्तरी स्थल है और ये चिनाब नदी के तट पर है। उसके बाद सतलज नदी जो है रोपड़ है, रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा जो थे रोपड़ की, इन्होंने उत्खनन किया था, खोज किया था। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया सबसे प्रथम स्थल था और रोपड़ का आधुनिक जो नाम है वो रूपनगर है। तो रोपड़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे प्रथम स्थल है। और मानव के साथ यहाँ कुत्ते का समाधान मिलता है। मानव के साथ कुत्ते का समाधान हमने बुर्जहोम में देखा था, जब हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमें बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था। उसके बाद हम मानव के साथ कुत्ते का समाधान रोपड़ में देख रहे हैं। फिर हड़प्पा के 5 चरणों का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। 5 चरणों के साक्ष्य मिले, जहाँ यहाँ के जो बर्तन मिले हैं उत्तर काले पॉलिश मृत भांड मिले हैं, गुप्त और उनके टाइम के मृत भांड, गुप्त के टाइम के मृत भांड मिले हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा के 5 चरणों के मृत भांड मिले हैं, बस इतना ही याद रखना है। 5 चरणों का साक्ष्य मिला है, मृत भांड को छोड़ दिए। 5 चरणों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साक्ष्य जो है 5 चरणों के साथ और भी कई जगह मिले हैं, लेकिन ये खोजा गया प्रथम स्थल था, इस वजह से इसको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितने चरण, कितने हड़प्पा के कितने चरण मिले हैं, कितने चरणों के साक्ष्य मिले हैं? तो 5 चरणों के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया प्रथम स्थल था, इसलिए इसको हम लिंक करेंगे इससे। फिर आएंगे घग्गर में। घग्गर में हम बनवाली को पढ़ चुके हैं, 7 नगरों में जब पढ़ा था। उसके बाद राखीगढ़ी आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय सबसे बड़ा, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और भारतीय स्थल माना जाता है इसको। और जैसा कि अगर उसका क्रम देखें तो गनबेरीवाल है, गनबेरीवाल के बाद मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो के बाद राखीगढ़ी है और राखीगढ़ी के बाद फिर आता है धौलावीरा। तो ये दोनों भारतीय स्थल हैं। और ये जैसा कि गनबेरीवाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, और मोहनजोदाड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में ही। तो गनबेरीवाल सबसे बड़ा स्थल माना गया था। फिर हम मोहनजोदाड़ो को हालांकि सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल आज भारतीय स्थल अगर कोई है वो राखीगढ़ी है। तो सूरज भान ने 1969 में इसका उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने किया था, 1997-99 में किया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट कोई पूछता नहीं, बस इसलिए मैंने लिख दिया। बस इसको याद रखना कि सूरज भान ने किया था। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, जो लगभग 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय 2020 के बजट में यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है। ऐसे 4 स्थल हैं जहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहे हैं, 4 स्थल हैं, उनको हम देखते हैं। भारत में 4 स्थल कौन से हैं? आदि चलनूर है, आदि चलनूर है, शिव सागर है असम में, शिव सागर है एक, धौलावीरा है, और उसके बाद राखीगढ़ी है। यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना है। आदि चलनूर तमिलनाडु में है, शिव सागर असम में है, धौलावीरा गुजरात में है, और राखीगढ़ी हमारा कहां पर है? ये घग्गर नदी के तट पे राजस्थान में। तो ये 4 स्थल हैं जहां पर राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। और हाल फिलहाल में राखीगढ़ी 2020 वाले बजट में राखीगढ़ी का नाम था और इसको इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की प्रस्ताव पारित हुआ और वहां पे बन भी रहा है। तो मानव कंकाल यहाँ पर मिला है, नगार, नालियां, टेराकोटा, ईंटें इत्यादि चीज मिली हैं। जो मानव कंकाल है, जो हाल फिलहाल में यहाँ पर उत्खनन में जो मानव कंकाल मिले हैं, जो मानव साक्ष्य मिले हैं, उनके जो जीन्स हैं उस पर जो शोध कार्य चल रहा है, उससे पता चला है कि जो पहले आर्य को हम मानते थे कि ये भारत में बाहर से आए थे और आक्रमण किए थे, उसके बाद इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। तो अभी जो कंकाल मिले हैं उनके जीन्स के रिसर्च के अनुसार, अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव मतलब ये आ जाती है, अगर ये प्रकाशित होती है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो आर्य थे वो भारत के ही रहने वाले थे, ना कि वो बाहर से आए थे। तो अभी ये इस पे पूरी तरह से
अभी पूरी तरह से इस पे काम हुआ नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है। जब ये साबित होगा तो इसमें बहुत सारी चीजें हम बदल जाएंगी। जैसा कि हम आर्यों को मानते आ रहे हैं कि वो बाहर से आए थे और वो भारत में वो रहने लगे। तो मानव कंकाल, अन्नागार, नालियां, टेराकोटा ईंटें इत्यादि चीजें मिली हैं। ये लगभग सभी जगह मिली हैं। बस यहाँ पर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। भारतीय स्थल है सबसे बड़ा, राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है ये, इसलिए करंट का वो है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर मानव कंकाल का समाधान मिला है क्योंकि ये भी करंट का है। यहाँ पर जो हाल फिलहाल में मानव कंकाल मिले हैं वो आर्यों से जोड़े जा रहे हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम भोगवा लोथल को हम पढ़ेंगे। लोथल जो है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लोथल डॉकयार्ड है, बंदरगाह या गोदीवाड़ा जिसे बोलते हैं। तो मनका बनाने का यहाँ कारखाना है। कपास की खेती का साक्ष्य मिला है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें सबको पता है लगभग। डॉकयार्ड और बंदरगाह कहाँ से मिले हैं? वो लोथल से मिले हैं। और ऐसा माना जाता था कि यहाँ से व्यापार होते थे, बाहर के जहाज आते थे, अपना लंगर डालते थे, तो ऐसा माना जाता था। तो लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आइए देखते हैं हिंडन नदी को देखते हैं। हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। इसके आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर में हम देखेंगे सबसे पूर्वी स्थल है और यहाँ पर जली ईंटों का साक्ष्य मिला है। बाकी हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और आलमगीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आलमगीर यहाँ पर है और ये सुतका गंडोर है, ये मांडा है और ये प्रौढ़ नदी के तट पर तैमाबाद है। तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीर और ये यूपी में है इस समय। और हिंडन नदी जैसा कि सभी जानते हैं, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है और यहाँ पर हिंडन एयरबेस भी है अगर देखेंगे तो। उसके बाद आते हैं ताप्ती, जो ताप्ती मालवान है एक स्थल है। बस इतना ही। यहाँ पर मालवान कहाँ पर है? ताप्ती पर एक बार पूछा गया था, इस वजह से इसको यहाँ पर लिखा है। मालवान के बारे में पूछा गया था, मालवान कहाँ स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर है। फिर भादर नदी के तट पर रंगपुर आता है। रंगपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। जैसा कि जानते हैं चावल के साक्ष्य बहुत ही रेयर मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं लेकिन बहुत ही रेयर मिले हैं, तो इस वजह से धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। अलंकृत व चिकने मृद भान, खुरदरे धूसर बर्तन और अश्व की मृण मूर्तियां मिली हैं। अश्व की मृण मूर्तियां कहाँ से मिली है? रंगपुर से मिली हैं। बस इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है रंगपुर, धान की भूसी का साक्ष्य, इस वजह से इसको याद रखना है। और ये भादर नदी के तट पर है। प्रौढ़ नदी के तट पर दैमाबाद है और दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। सुतका गेंडोर है। तो ये कुछ ऐसा है। इसकी जलीय सीमा जो है, ये जलीय सीमा आ रही है, ये 1400 किलोमीटर के आसपास है, 1400 कुछ के किलोमीटर के आसपास है। और इसका स्थलीय सीमा जो है वो 1600 के आसपास है लगभग। तो ये मांडा है। मांडा यहाँ से आ गया, ये मांडा 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 मांडा, ये और ये त्रिभुजाकार हो गया और यहाँ पर आलमगीरपुर है। तो ऐसे इसको जोड़ा गया है। सबसे दक्षिणी दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। कांस्य के बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ से रथ मिला है और यहाँ पे रथ का साक्ष्य मिला है, तो इस वजह से दैमाबाद इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएंगे पाकिस्तान में, हम देखेंगे ये अभी हम नदियों के किनारे जो स्थल स्थित है उनके बारे में देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में हम देखेंगे सिंध नदी के तट पर, हमने पढ़ लिया है मोहनजोदाड़ो है सिंध नदी के तट पर। सिंध नदी के तट पर यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, ये मोहनजोदाड़ो है। उसके बाद चलमोदड़ो भी सिंध नदी के तट पर है। कोट दीजी, उसके बाद अली मुराद, अली मुराद के बाद फिर अलादीनो है। अलादीनो ये रहा, कहा ये है अलादीनो। आमरी नाल ये रहा अलादीनो। जो दीव दड़ो है। उसके बाद ये हड़प्पा जिसके बारे में देख रहे थे, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। तो ये चीजें सिंध नदी के, तो मोहनजोदड़ो चलमोदड़ो है। अब ये किस नदी के तट पर कौन से स्थल स्थित है ये है। बाकी हम चीजें बाकी एक एक लाइन की, जैसे यहाँ 12 आमरी नाल में, आमरी नाल इसे बोलते हैं, 12 सिंगे का साक्ष्य मिला है। कोट दीजी से अलंकृत, कोट दीजी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अलंकृत खंबे का साक्ष्य इस वजह से आता है इंपॉर्टेंट है। पत्थर का तीर मिला है। मात्र देवी मूर्तियां मिली है और बैल की मूर्ति मिली, ठीक है।
फिर उसके बाद अली मुराद जो है ग्रामीण स्थल था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अली मुराद सिंधु नदी के तट पर ये इम्पोर्टेंट है। अलादीनो जो है अरब सागर व सिंधु नदी संगम पर बंदरगाही स्थल था ये, यहाँ पे मतलब जहाजें यहाँ पर आती जाती थी। फिर जुदीर दड़ो है, स्टेडियम का साथ मिला है जुदीर दड़ो से। उसके बाद बलूचिस्तान में हम सादिक कौर है, सोतका को दास्क नदी पर सोतका गेंडोर है, सोतका को ये रहा और सोतका गेंडोर ये रहा। तो ये सबसे पश्चिमी स्थल है जैसा कि हमने अभी बताया। फिर पंजाब में हम जाएंगे, दधेरी है प्रवर्ती हड़प्पा काल का, फिर संगोली है, तांबे की छैनी, वृत्ताकार अग्निकुंड मिले हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे हरियाणा में कुणाल है, कुणाल जिसको 24 कैरेट सोने का हार यहाँ पर मिला है। उसके बाद चांदी का मुकुट मिला है, कितने कैरेट का मिला है इससे हमें कोई वो नहीं लेना देना, यहाँ पर सोने का हार मिला है ऐसा पूछा जा सकता है, इस वजह से यहाँ पर। अब चांदी के मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं गिने चुने, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्री हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, प्री हड़प्पा कालीन अवशेष का मतलब होगा कि गोलाकार मिट्टी का मकान मिला है जिसमें ईंटों का और पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश में आएंगे, सनौली बागपत है, 177 मानव कंकाल मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पहली बार रथ का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर पूरा का पूरा रथ मिला है। फिर तांबे की तलवार, शाही ताबूत, धनुष, मिट्टी भट्ठी मिली है जिससे पकाए जाते रहे होंगे, गलाए जाते रहेंगे। और जो उसके बाद महिला का कंकाल मिला है, जानवरों की हड्डी मिली है। अब तो उत्तर प्रदेश में जो सनौली है यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हथियार मिले हैं, तो जो हड़प्पा सभ्यता था वो शांति प्रधान सभ्यता मानी जाती है। जब हम इसको अभी नगर नियोजन और आगे पढ़ेंगे, उसका राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पक्ष को पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे वहाँ का समाज कैसा था, धर्म कर्मकांड कैसे थे, किसकी पूजा करते थे वो, और उसके बाद फिर उनका आर्थिक व्यापार वगैरह, उद्योग क्या था, व्यापार क्या था। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो हथियार मिले हैं इनका, इससे पता चलता है ये शांति प्रधान सभ्यता थी। जो हथियार थे वो उतने धारदार नहीं थे, इससे माना जाता था कि वो अपने खुद के बचाव के लिए रखते रहेंगे जानवरों से या किसी से। और उसके बाद फिर लड़ाई युद्ध के कोई साक्ष्य बहुत नहीं मिले हैं, कुछ ही स्थान है जहाँ से जो मतलब छत बिछत हालत में नरकंकाल मिले थे, जैसा कि हमने 7 नगरों में जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था। और उसके बाद फिर कोई और साक्ष्य नहीं है युद्ध का। तो ये बस यही है कि ये पश्चिम जो ये नगर था 2 भागों में विभक्त था, एक ऊपरी था और एक निचला नगर था। ऊपरी नगर जो छोटा था, इस यहाँ पर रहते थे व्यापारी और सामान्य वर्ग। व्यापारी वर्ग रहता था, पुरोहित वर्ग रहता था, यहाँ पर सामान्य वर्ग रहता था। और इस यहाँ पर एक हड़प्पा में हमने देखा था एक अलग एफ टीला करके था, जहाँ पर अन्नागार ये सब बने थे। तो ये सारी चीजें थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, ये चीज हमने देखा था। तो जैसा महिला का कंकाल, जानवरों की हड्डी, ये सब चीजें थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सहारनपुर में हुलास है, अम्बाखेड़ा है, सकतपुर है, बड़गांव, ये कुछ स्थल हैं जिसको याद रखना है। ये स्थल कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। मेरठ, भगवानपुरा, हस्तिनापुर ये है। उसके बाद फिर हम गुजरात में आएंगे, सुरकोतरा देखेंगे। जो सुरकोतरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे घोड़े का वास्तविक अस्थिपंजर मिला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। लोथल और सुरकोतरा एक ही 4 दीवारी से गिरे थे। जब हम नगर नियोजन पढ़ेंगे तो देखेंगे जो नगर नियोजन था हड़प्पा सभ्यता का, वो 3 एक त्रिस्तरीय नगर देखने को मिलता है, एकल मिलता है और 2 भागों में विभक्त नगर मिलते हैं। तो एकल 4 दीवारी जो थी लोथल और सुरकोतरा ही थे, जो एक ही 4 दीवारी से घिरा था। भूकंप का साक्ष्य मिलता है, भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से भी मिलता है, तो यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिलता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कलश सावधान है, मतलब कलश में है करके और उसको दफनाया गया था, कलश में सामान के साथ, ये सारी चीज। फिर तराजू बांट यहाँ से मिले हैं, और बांट का हम जैसे जानते हैं 16 के गुणज में हुआ करते थे, 16, 16, 64, 16, 32, 64 ऐसे थे। उसके बाद रोजदी एक जगह है, हाथी का साक्ष्य मिला है, यहाँ पे कपालखंड मिला था, ऐसा कुछ जगह देखने को मिलता है। सुरकोटना में लिखा हुआ कि कपाल का, लेकिन रोजदी में है, रोजदी में हाथी का साक्ष्य मिला था, कपालखंड। यहाँ पर सुरकोटना में हड्डियां मिली हैं शायद हाथी की, और यहाँ पे हाथी का कपालखंड मिला। तो हाथी का जो मेन साक्ष्य माना जाता है वो रोजदी माना जाता है। फिर भक्ता राव है, भक्ता राव ये स्थल है, देख लीजिए, ये भक्ता राव है, यहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के उसमें है। तो
भक्तराव गुजरात में है, बस इतना याद रखना। फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं, गनबेरीवाल के बारे में हमने देख लिया। सबसे बड़ा स्थल है, पंजाब प्रांत में है ये, और गनबेरीवाल, उसके बाद मोहनजोदाड़ो, फिर राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये क्रम है। और राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है भारतीय स्थल के रूप में, जो 500 हेक्टेयर में लगा, और उस पर हाल फिलहाल में यहाँ पर एक वो बनना है, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हो रही है, जो हमने देखा है। फिर बलूचिस्तान में आ जाते हैं, नौसारो है, सिंदूर का साच, बालाकोट, सीप व संग का उद्योग है। और जैसा कि सीप और संग का उद्योग यहाँ से मिलता है, और मनके बनाने के कारखाने कहाँ से थे, लोथल और चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है। उसके बाद डाबरकोट है। फिर आ जाते हैं अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान हड़प्पा स्थलों में नहीं देखते हैं, जब हम त्रिकोणीय उसमें देखते हैं। फिर सुरतागोई है, जहां लपीस लाजुल खान से जुड़ा है। लपीस लाजुल मोती है कोई ऐसा, तो लपीस लाजुल खान से जुड़ा हुआ है, उसके आसपास ही क्षेत्र में है ये। फिर यहाँ पर सीप की चूड़ियां हैं। बाकी ये नहरों के लिए जाना जाता है, सुरतागोई और मुंडीगाल। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। 2 स्थल ही अफगानिस्तान में, कौन से हैं, सुरतागोई और मुंडीगाल, बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये स्थल थे जिनके बारे में हमने देखा। तो इन अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हमने देखा। इससे पहले हमने 7 नगरों को अच्छे से पढ़ा ही है, और जो ज्यादातर क्वेश्चन है वहीं से आते हैं, उन 7 नगरों से आती हैं। और उसके बाद फिर ये कुछ ऐसे स्थल से जो किसी न किसी नदी के तट पर स्थित थे। तो इनमें नदी, एक तरफ नदी को दे दिया जाएगा, एक तरफ स्थल को, उनको मिलाना रहेगा। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर इन नदियों को और स्थलों को पढ़ लिया है। वैसे तो अराउंड 1500 के आसपास आज के टाइम में स्थल हैं, लेकिन उन सभी स्थलों को हम नहीं पढ़ सकते, और वहां से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ये कुछ ही इंपॉर्टेंट स्थल थे जिनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इनको हमने देखा, और अब हम इसको मैप पर भी देख चुके हैं। मैप पर ये सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी पर हमने यहाँ पर सारे स्थलों को लिख दिया है। जैसे कि यहाँ रोजदी है, ये रोजदी है, रोपण रोजदी दोनों हो जाएगा, रोजदी है, रोजडी बोलते हैं, रोजदी कहीं लिखा है। यहाँ पर रोपण है, रोजदी, बैमाबाद, भक्ताराव, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा और कालीबंगा, वनवाली, राखीगढ़ी, आलमगीर, जो यमुना नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी पे, और यहाँ पे गंगा जी बहती हैं। उसके बाद फिर रोपण है, सतलज, ये, हाँ, तो ये भारत में स्थल थे। दैमाबाद है जो उसके बाद प्रवरा नदी के तट पर है। उसके बाद भक्ताराव जो है नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये है, स्थल यहाँ पर स्थित है। उसके बाद लोथल है, लोथल के बाद यहाँ पर रंगपुर है, सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा के बाद धौलावीरा है, खादिर बेत कच्छ की खाड़ी में वहां पर स्थित है। फिर देसलपुर है, यहाँ पर रोजदी के बारे में, देसलपुर ये रहा, ये है देसलपुर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम ये भारत में हम देख लेते हैं पहले। उसके बाद धौलावीरा, फिर यहाँ पे कालीबंगा, बनवाली, रोपण, यहाँ पर है राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है, रोपण है पंजाब में, राखीगढ़ी बनवाली है राजस्थान में, कालीबंगा है राजस्थान में। उसके बाद आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में है यहाँ। उसके बाद फिर ये यहाँ पे मांडा है कश्मीर में, और मांडा के बारे में हमने, ये पीर पर्वत पंजाल की श्रृंखला है, पीर पंजाल पर्वत की श्रृंखला में, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की तराई में स्थित है मांडा। अब हम पाकिस्तान में देखते हैं। पाकिस्तान में ये बह रही है सिंधु नदी, सिंधु नदी यहाँ पे जा रही है। उसके बाद उसके नीचे झेलम है, चेनाब है, रावी है, रावी के बाएं तट पर हड़प्पा है, फिर सतलज है, सतलज के, अब इसमें एक चीज और नोट करने लायक है, जो सबसे लंबी नदी है अगर देखी जाए सिंधु नदी में, तो सबसे लंबी सतलज नदी को माना जाता है। उसके बाद अगर सतलज ऑप्शन में नहीं दिया है तो चेनाब नदी है सबसे लंबी। यही सारी चीजें पूछी जाती हैं और इन्हीं सब पे फोकस करना रहता है। तो सबसे लंबी है सतलज नदी, उसके बाद चेनाब नदी है। अगर ऑप्शन में सतलज दे रखा है तो सतलज को टिक करेंगे, नहीं तो चेनाब को टिक करेंगे। तो इस उसके बाद फिर सतलज नदी ये रही, और यहाँ पर आमरी है, चनहोदड़ो है, कोटदीजी है, फिर इसके सामने मोहनजोदाड़ो है, ये मेहरगढ़ है जहां से 7000 ईसा पूर्व कपास के साक्ष्य मिले हैं।
फिर इधर नीचे से देखते हैं, नीचे से एक लाइन से है, ये अरब सागर के उस पे देखेंगे हम। तो यहाँ पर अलादीनो है, अलादीनो या अलादीनो, जो इलाही दीनो लिखा है ऐसे कुछ है। तो कहीं पर इलाही दीनो लिखा है, कहीं अलादीनो लिखा है। फिर यहाँ पे बालाकोट है, बालाकोट जहाँ से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। फिर सुतका कोह है, फिर सुतका गेंडोर है, सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है जिसको। उसके बाद अफगानिस्तान में दो है, सुर्तगोई मुंडी काक है। सही, जो अफगानिस्तान है इसको हड़प्पा सभ्यता के स्थल में नहीं माना जाता, इस वजह से इसको इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो आमरीनाल है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है जो, और इनका जो क्रम देखते हैं, सबसे बड़ा स्थल है गनवेरीवाल, गनवेरीवाल है। फिर उसके बाद है कौन सा स्थल, मोहनजोदाड़ो है। उससे बड़ा स्थल फिर कौन, उससे फिर छोटा कौन सा है, फिर राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है राखीगढ़ी को। फिर उसके बाद आता है धौलावीरा। अब राखीगढ़ी धौलावीरा में राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जा रहा है। आदिचन्नलूर जो है वो तमिलनाडु में है, वहां पर एक संग्रहालय बन रहा है। उसके बाद शिव सागर असम में है, वहां पर एक संग्रहालय बन रहा है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय 4 जगह बन रहे हैं। तो ये कुछ स्थल से जिनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में देखा। अब आपको इन स्थलों को प्रैक्टिस करना है। इन स्थलों को कई बार मैप में दे दिया जाएगा और उसको वहां पे और रखना रहेगा। जैसे यहाँ पे नंबरिंग कर दी जाएगी 1 2 3 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा कि 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है। तो ये यहाँ पर ऐसे दे दिया जाएगा। तो इस वजह से इसका थोड़ा सा इन स्थलों, इससे ज्यादा स्थल पूछे ही नहीं जाएंगे, इन्हीं स्थलों को में पूछा जाएगा और इनके बारे में हमने देख लिया है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे जिसके बारे में हम डिटेल्स में देख चुके हैं। इसके पहले हमने 7 नगरों को पढ़ा था, जैसा कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, बनवाली, इन स्थलों को पढ़ा था। जो हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपण जो है यहाँ पर, ये यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ये कहाँ पर है, सतलज के बाएं तट पर स्थित है ये भी। और इसके बाद फिर जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। उसको सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इससे हमें लिया सरस्वती सभ्यता कहते हैं। तो इसको हमें कभी भी किसी और नदी से लिंक नहीं करना है। कई बार यही गलती हो जाती है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये याद रखना है। तो जो जैसा कि हड़प्पा और इनके यहाँ पर लिपि है, लेकिन लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं तो इसके बारे में, इन स्थलों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स में हमें जानकारी मिलती। और इस वजह से जो अवशेष है उन्हीं के आधार पर इनको हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हड़प्पा में बहुत सारी ईंटें निकाल ली गई, जैसा कि हमने देखा था ब्रंटन बंधुओं ने, जब हम उसको खोज पढ़ रहे थे, ब्रंटन बंधुओं ने वहां से बहुत सारी ईंटें निकाल ली। इससे हड़प्पा की बहुत सारी संरचनाएं नष्ट हो गई। तो वहां पे मोहनजोदड़ो को हम डिटेल्स में पढ़ रहे थे। और उसके बाद फिर उन 7 नगरों को हमने डिटेल्स में देखा। अब हम इसके बाद हम नगर नियोजन देखेंगे, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष को पढ़ेंगे। और नगर नियोजन में हम देखेंगे कैसे एकल, त्रिस्तरीय और 2 भागों में विभक्त थे ये नगर। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा था, एकल में लोथल व सिरकोटरा थी, तो ऐसे ही वहां पे त्रिस्तरीय में धौलावीरा था, जहां पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। उसके बाद फिर बाकी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये 2 भागों में विभक्त थे, जैसा कि दुर्ग और निचले नगर में, जहां निचले नगर में सामान्य वर्ग रहता था, दुर्ग में जैसा कि पुरोहित वर्ग और व्यापारी वर्ग रहते थे। तो नगर नियोजन को हम पढ़ेंगे। और ये जो सभ्यता है ये लगभग 8000 ईसा पूर्व वो मानी जाती है। और इससे पहले 5000 6000 के आसपास हेराज के अनुसार 5 से 6000 माना गया था। लेकिन जब इसके बारे में धीरे धीरे जानकारी हुई, इस पर रिसर्च हुई, तो ये 8000 ईसा पूर्व मानी जाने लगी। और इससे पहले भी अगर कोई सबसे प्राचीन सभ्यता जो मानी जाती थी वो वैदिक संस्कृति को माना जाता था। लेकिन जब वैदिक संस्कृति, जब तब इसके बारे में हमें पता नहीं था, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो, इन सब के बारे में। लेकिन जब इनका उत्खनन हुआ, इनके बारे में पता चला, जैसे कि रेलवे लाइन जब बिछाई रही उस समय इनके बारे में जब पता चला, उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सैनी ने इसका उत्खनन किया। और उसके बाद एक के बाद एक स्थल मिलते गए, तो उसके बाद इस सभ्यता को सबसे पुराना माना जाने लगा। और जो वैदिक संस्कृति है उसको एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में देखते हैं, इसको एक नगरीय सभ्यता के रूप में देखते हैं।
और यहाँ पर हम एक चीज ध्यान देने लायक है, इसमें कुछ ही अंतराल हैं, कुछ ये जो है ये 2600 कुछ के आसपास थी, और उसके पहले प्रागैतिहासिक काल उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि जो मानव था वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की भूमिका में आया और सीधे उस नगरीकरण के उसमें आया, और यहीं से नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। ऐसा मेसोपोटामिया मिस्र में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, यूनान की सभ्यता मिलती है, लेकिन यूनान सभ्यता जो है बहुत पुराना, बहुत बाद में आई है वो, और उसमें जब सिकंदर के टाइम की है, तो इस वजह से उसको हम नहीं उससे मिला। जो मिस्र है, मेसोपोटामिया है, इसके समकालीन सभ्यता थी ये। तो इन सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा। मिस्र मेसोपोटामिया जहाँ पे बेलनाकार मोहरें थी, तो फारस की खाड़ी से 2 मुंह राक्षस वाली जो मोहरें मिली, तो इससे पता चला इनके व्यापारिक संबंध थे मिस्र मेसोपोटामिया और फारस से। और जैसा कि हमने पहले शुरू में देखा था, कुछ जो इतिहासकार हैं वो बताते थे कि जो सिंधु सभ्यता है वो मिस्र मेसोपोटामिया से जन्मी थी, लेकिन बाद में इसका बहुत सारे इतिहासकारों ने खंडन किया और उन्होंने बताया, उसको पूरी तरह अपने मतों को रखा और उसको उसके अवशेषों के आधार पर रखा। इससे प्रूफ होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही बेहतरीन साधारण लोगों द्वारा एक असाधारण सभ्यता बसाई गई थी उस समय। तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें यहाँ पर लिपि का ज्ञान था। अब आगे हम देखेंगे लिपि और इतिहास के साथ साथ दोनों को ज्ञान होता है। वहां पे श्रुति साहित्य भी देखने को मिलेगा वैदिक संस्कृति में। मतलब एक लोगों ने दूसरे 3-4 लोगों को सुनाया, जैसे एक गुरु ने शिष्य को अपने से बताया, उसने आगे उस चीजों को फैलाया। तो ऐसा था, श्रुति साहित्य पे आधारित था वैदिक संस्कृति। और उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे, वहां पर आगे चल के हम देखेंगे कई सारे धर्मों का उदय होता है। जैसा कि हमने बताया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें थे। अब चलिए हम देखते हैं इसका जो अन्य महत्वपूर्ण पार्ट है वो नगर नियोजन है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पक्ष को पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे धार्मिक पक्ष में कि वो लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, मात्र सत्तात्मक था ये। राजनीतिक पक्ष पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। और इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम नगर नियोजन में देखेंगे, नगर नियोजन कहें या विशेषता में देखेंगे। हमने इसमें खोज देख लिया, नामकरण देख लिया, स्थलों को पढ़ लिया, कौन कौन से स्थल हैं, कैसे थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे हम नगर नियोजन को देखेंगे, नगर देखेंगे, सामाजिक और धार्मिक पक्ष देखेंगे। सामाजिक, धार्मिक, व्यापार, उद्योग, इसको देखेंगे। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या आर्थिक, व्यापार, वही चीज हो गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे लिपि को देखेंगे, लिपि, मोहरों को देखेंगे। व्यापार में हम जब पढ़ेंगे तो व्यापार में आंतरिक व्यापार आएगा और फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार आएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है, सारगोना का अभिलेख है। सारगोना के अभिलेख में 3 स्थानों का वर्णन आता है कि यहाँ 3 जगह के जो जहाज थे यहाँ पर आते थे, लंगर डालते थे अपना अपना। तो उसमें दिलमुन आता है, बहरीन जिसको बहरीन माना गया है, और उसके बाद मगन आता है जिसको मकरान तट पर या ओख्यान, ओमान को माना गया है। और जो एक मेलहू आता है, मेलहू का सिंधु घाटी सभ्यता से माना गया है। तो उस समय जो व्यापार होता था उस वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। उस समय मोहरों का आदान प्रदान नहीं था, वो सारी चीजें थी। तो जो सारगोना अभिलेख है वो 2350 में तुर्की का अभिलेख माना जाता है ये। और फारस की खाड़ी में इसमें हम देखेंगे, वहां पे 2 मुंह वाले राक्षस की जैसे कि मोहरें मिलती हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें, 5 बेलनाकार मोहरें, छोटी बड़ी मोहरें मिलती हैं। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। तो उसका लिंक किया जाता है कि इनके व्यापारिक संबंध किससे रहे थे? अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध थे, मेसोपोटामिया मिस्र से रहे होंगे और उसके फारस की खाड़ी से रहा होगा। तो ये सारी चीजें थी, वहां से बहुत सारी चीजें आयात निर्यात हुआ करती थी, जैसे यहाँ से हाथी के दांत, पैमाने और ये सीप और इन सारे मनके, ये सारी चीजें जाती थी। वहां से बहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर, सोना चांदी, इन सब का वो होता था, आयात होता था। तो खोज, नामकरण, स्थल, इनको हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा। उसके बाद नगर नियोजन कैसा था, अब इसको हम देखेंगे। सामाजिक, धार्मिक,
आर्थिक पक्ष को पढ़ेंगे। हाँ, एक पक्ष और है यहाँ पे, राजनीतिक पक्ष को पढ़ेंगे। राजनीतिक पक्ष में हम देखेंगे जो राजनीति थी वो जनतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक नहीं थी, क्योंकि युद्ध के साक्ष्य कहीं नहीं मिलते, राजभवन या फिर ऐसे कोई मंदिर नहीं मिलते हैं जिससे कि हम इसको ज्यादा इसके बारे में जान पाए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है राजनीतिक पक्ष के बारे में। बस इतना है कि जो उस समय शांति प्रधान सभ्यता थी, यहाँ पर हथियारों का अभाव देखने को मिलता है, तो इस वजह से वहां पर जनतंत्रात्मक इसलिए कहते हैं कि जैसे कि मोहनजोदाड़ो में एक भवन मिला था, सभागार जिसको बोलते थे, वहां पर ऐसा माना जाता है कि लोग आपस में बैठ के ही सारे मतलब अपने पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग जो थे वो उसको सुनते थे और उसके बाद उसको सॉल्व कर देते थे, वहीं पर जो भी परेशानी या वो होती थी। और उसके बाद एक नगर पालिका संगठन का अनुमान लगाया जाता है कि वे नगर पालिका संगठन रहेगी, इस वजह से क्योंकि रोड और नालियों का रख रखाव, सफाई, इन सारी चीजों को, नगरों को जिस आधार से बसाया गया था उसके आधार पर माना जाता है कि कोई नगर पालिका संगठन की तरह कुछ रहा होगा जिससे के आधार पर इसको बसाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों को हम आगे देखते हैं आगे। तो अब ये सारे स्थल हमारे कंप्लीट हो गए, अब इसको हम देखेंगे, उसके बाद वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच।